हाय गाइस, जय हिंद सभी को। मेरा नाम है आशीष और आज मैं जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म। ओके, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म अभी न्यूज़ पे है। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार ऑपरेशन चल रही है और हिड़मा जैसे खतरनाक नक्सली को खत्म कर दिया गया है। और हमारे माननीय गृह मंत्री का ये है कहना कि 2026 तक नक्सलवाद को भारत से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछा जाए पेपर में कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म है क्या। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म, आउटलाइन द इंक्लूजन स्ट्रेटजी मोबिलाइज इन इंडिया। तो लेफ्ट विंग है क्या एक्सट्रीज्म और आउटलाइन करना है स्ट्रेटजी जो मोबिलाइज करने के लिए इनको। तो पहला सेंटेंस में कैसे लिखेंगे आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एक प्रकार का आंसर मैंने लिखा है, मॉडल आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन देना होगा एक्सट्रीज्म और लेफ्ट विंग का। तो अगर लिखते हैं व्हेन वी से एक्सट्रीज्म इट्स मीन इंडिविजुअल और ग्रुप who not accept overview who not accept other view and take extreme action against other whose ideology or thought not satisfied with that group or individual. An extremist view have particular belief and perspective that does not allow much space for existence of view of other. सिंपल सा वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है कि मैं जब एक्सट्रीज्म को कहता हूँ, व्हेन वी से हम जब एक्सट्रीज्म को डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल या ग्रुप वो नॉट एक्सेप्ट अदर व्यू, दूसरे के व्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एंड टेक एक्सट्रीम एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन लेता है अदर अदर हुज आइडियोलॉजी अगेंस्ट अदर, जिसके खिलाफ, दूसरे के खिलाफ, हुज आइडियोलॉजी और थॉट, जिसका थॉट और आइडियोलॉजी नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ग्रुप और इंडिविजुअल, एंड एक्सट्रीमिस्ट व्यू हैव पार्टिकुलर बिलीफ एंड पर्सपेक्टिव दैट डज नॉट अलाउ मच स्पेस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ व्यू ऑफ अदर। सिंपल सा लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म का ये डिफिनेशन हो गया। अब आगे कहेंगे, अगर इंडिया की बात में करें, सिंपल सा एक्सट्रीज्म का डिफिनेशन हो गया। इंडिया की बात में करते हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देयर आर टू थॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंस, दो थॉट है प्रॉपर्ली। वन इज राइट विंग, जैसे आरएसएस हो गया, दैट जनरली कंजर्वेटिव, एंड व्हेन एक्सट्रीम राइट विंग थॉट अपीयर इन सोसाइटी इट टेक फ्रॉम कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जब होता है जब एक्सट्रीम राइट विंग का थॉट हो जाता है, और जब राइट विंग का थॉट है तो जनरल आइडियोलॉजी है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है। जब इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो कंजर्वेटिव से कम्युनलिज्म थॉट पे पहुंच जाता है। ओके, इन अदर हैंड लेफ्ट विंग थॉट दैट बिलीव इन left wing thought in belief on conservatism, but it take extreme form that resulted as left wing extremism। ठीक है, तो लेफ्ट विंग क्या होता है, बिलीव करता है, कंजर्वेटिज्म पे बिलीव करता है, लेकिन इसका अलग वे जो हो जाता है, एक्सट्रीम वे हो जाता है, वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म कहलाता है। तो एक तो राइट विंग आइडियोलॉजी हो गया, राइट विंग आइडियोलॉजी जो कंजर्वेटिव थॉट से क्या होता है, कम्युनलिज्म पे पहुंच जाएगा वो। उसके अलावा लेफ्ट विंग है, लिबरल थॉट रहता है। लिबरल थॉट तो थोड़ा सा रहता है इसमें, लेकिन कंजर्वेटिज्म इसमें भी बिलीव करता है, और ये जब आइडियोलॉजी जब एक्सट्रीम हो जाता है तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म हो जाता है। ठीक है, लिबरल थॉट दोनों में ऐसे प्रेजेंट होता है। डेवलप्ड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म क्या क्या होता है, कैसे हुआ डेवलपमेंट पे अगर आते हैं तो डेवलपमेंट कैसे हुआ लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म का अगर बात करी जाए तो एज पर वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रांस में सबसे पहले हुआ था। फिर फ्रांस में देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जो केस था, मिशनरी इम्पैक्ट था, तो वो काफ़ी हाई हो गया था, जिसके कारण से अधिक बहुत अजीब तरह का रूल बन चुका था। बहुत अजीब तरह का रूल बन चुका था, इवन कपड़ा पहनने से लेकर, और बहुत सा है कि आप कुछ भी पाप करोगे, कुछ भी ऐसा करोगे, कुछ भी, किसी का मर्डर भी करते हो फ्रांस में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, मर्डर भी करते हो, तो अगर आपका चर्च का पॉप या चर्च का जो वहाँ का जो प्रिस्ट होता था, अगर वो आपको क्षमा कर देगा तो आप क्षमा हो जाओगे। तो ऐसा करके अजीब सा रूल बन रखा था, और उसके खिलाफ से उसका जो किंगशिप था, उसके खिलाफ से एक लेफ्ट का जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म हो स्टार्ट हुआ। एंड फ्रांस से स्टार्ट हुआ। फ्रांस में मार्क्स था, मार्क्स एंड लेनिन, एंड उसके बाद माओ जीदांग हो गया। अब उस माओ जीदांग चाइना में आ गया, फ्रांस से मार्क्स आया, लेनिन आया, फिर माओ जीदांग आ गया चाइना में। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर कहेंगे तो तेभागा मूवमेंट पहले होता है। तेभागा मूवमेंट में भी जमींदारों के खिलाफ मूवमेंट थी। उसके बाद फिर तेलंगाना मूवमेंट हो गया, तेलंगाना में भी वैसा ही था, लैंडलॉर्ड के खिलाफ मूवमेंट थी। उसके बाद ये सब फेज वन में था। अब फेज टू में अगर आते हैं कि लैंड रिफॉर्म में हो गया, तो एबुलिश जमींदारी हो गया, फिनेंशियल राइट के लेकर, सीलिंग राइट को लेकर हो गया। फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि 1961 से 71 के बीच बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, एमपी में लार्जली अगेन एग्रीगियन इन नेचर होता है, यानी किसान किसान लोग का नेचर था, मतलब ज़्यादातर जमींदार के खिलाफ राइट्स होती थी, जमींदारी प्रथा के खिलाफ। सीपीआई एमएल था। सेकंड फेज में क्या होता है, 1971 से 2000, विदाउट स्पेसिफिक लीडर वेरियस ग्रुप बिटवीन नक्सल इमर्ज, अलग अलग ग्रुप नक्सल का इमर्ज हो गया, जैसे तृतीय प्रस्तुत कमेटी हो गया, या माओवादी हो गया, या
और भी बहुत सा अलग-अलग हर जगह का अपना पर्टिकुलर ग्रुप स्टार्ट हो गया। इमरजेंसी आल्सो प्रोवोक नक्सलिज़्म, तो इमरजेंसी जो होता है उन लोगों को एक हवा मिल गया नक्सल को मूवमेंट को ज़्यादा स्टेबलाइज़ करने का, अपने आप को सही दिखाने का इमरजेंसी में कि देखिए हम कानून के अगेंस्ट है, कानून इस तरह से है, कानून कानून का मिसयूज़ हो रहा है इसलिए हम इस जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, सिस्टम के अगेंस्ट है। दैट्स लाइक हैपेंड। एंड थर्ड फेज़ में होता है 2004 के बाद मर्जर ऑफ मेजर ग्रुप, अलग-अलग मेजर ग्रुप वाटरशेड इवेंट इन नक्सल मूवमेंट इन इंडिया। Currently 90 plus districts are affected, and recently a big attack occurred in a security post at Chhattisgarh. Red Corridor form evolved in India with Naxal influence. It may be from Tirupati to Pashupati. सोच लीजिए, आप ये देख सकते हैं तीसरा फेज कितना खतरनाक है कि अलग-अलग ग्रुप का मर्जर हो गया, ठीक है, नक्सल मूवमेंट में। और 90 प्लस डिस्ट्रिक्ट जो अभी थे, अभी तो बहुत कम कर दिया गया है भारत में। अभी जो नक्सल के खिलाफ मूवमेंट, नक्सल के खिलाफ जो कॉम्बैट चल रही है आर्म्ड फोर्सेस की और गवर्नमेंट की ऑपरेशन चल रही है, तो कोबरा हंट के जवान और बहुत सा आर्म फोर्स के जवान इसमें लगे हुए हैं और नक्सल मूवमेंट को काफ़ी तक तक रिड्यूस कर दिया गया है और न्यूट्रलाइज कर दिया गया है इंडिया में। बट एक समय था आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, कि 90 प्लस डिस्ट्रिक्ट जो थे इफेक्टेड थे नक्सल से। ओके। और रेड कॉरिडोर की अगर बात करी जाए तो तिरुपति से लेकर पशुपति तक आपका एक थीम था कि रेड कॉरिडोर है। तिरुपति आप देख सकते हैं, साउथ में तिरुपति बालाजी है, एंड पशुपति नेपाल में है। जो नेपाल में तो अभी जेएनजी मूवमेंट के बाद थोड़ा सा चेंजिंग आई है, बट आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पैक्टेड था। तो काउज ऑफ नक्सलिज्म राइज इन इंडिया, नक्सलिज्म राइज का क्या काउज हो सकता है? वेरियस फैक्टर फैक्टर देखिए क्या क्या है। तो इसको बबल डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट मत करना। ठीक है, तो सबसे पहला है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एज पर आर्टिकल 2244, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, आर्टिकल 239 एंड 28 ईटीसी। तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रॉपर वे में। जैसे पांचवी शेड्यूल जो है उसको नहीं अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, छठी शेड्यूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 239 होती है उसको भी आप नहीं कर रहे हैं, 28 जो होती है उसको नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जो होता है ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जिसके कारण विशेष स्पेशल प्रिविलेज राइट प्रदान की गई है लोगों को। अगर वो नहीं मिलता है तो ये भी एक रीजन हो सकता है नक्सलिज्म का। देन देखिए, लाइवलीहुड रिलेटेड प्रॉब्लम, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, इंक्रोचमेंट ऑफ ट्रेडिशनल रिजल्ट बाय गवर्नमेंट, ट्रेडिशनल राइट बाय गवर्नमेंट। तो फूड सिक्योरिटी का आज भी देखिए बहुत गरीबी है, जंगल के इलाका में आपको प्रॉपर इतना गवर्नमेंट का इंसेंटिव चल रही है, इतनी गवर्नमेंट का योजनाएं चल रही हैं, खाद्य प्रदान किया जाता है, चावल प्रदान मिल रही है, फूड मिल रही है, फूड सिक्योरिटी को लेकर। बट बहुत सा ऐसा ट्राइब्स है, लाइक बिरहोर हो गया, लाइक बैगा हो गया, छत्तीसगढ़ जगह जाइएगा तो कोरबा हो गया, इन लोगों के पास अभी भी ऐसा स्थिति है कि खाने के लिए पहुँच नहीं मिल पाती है चावल। आपने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था कि 25 पैसा और 1 रुपया वाला बात आप समझ सकते हो, लेकिन वो सिस्टम अब खत्म हो रहा है। न राइट नाउ न्यू गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, और वो सिस्टम धीरे-धीरे वेनिश्ड हो रही है, लेकिन अभी भी करप्शन इतना ज़्यादा भारत में फैला हुआ है कि वो करप्ट करप्ट सिस्टम के कारण इन लोगों के पास प्रॉपर वे में अनाज वगैरह पहुँच नहीं पाती है। आप छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाके में चले जाओ, कोरबा वगैरह, वहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं। तो अभी भी आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भुखमरी की समस्या है। और जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स है वो उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है प्रॉपर वे में। तो ये हो सकता है। उसके बाद एक और है, लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ हेल्थ कनेक्शन एंड बेसिक नेसेसिटी आर एब्सेंट। डेफिनिटली ऐसा-ऐसा जगह है जहाँ पर अस्पताल भी नहीं है, और अगर अस्पताल है तो वहाँ तक पहुँचने की कोई साधन नहीं है, एम्बुलेंस जा नहीं सकती। बिजली का कोई, अभी तक बिजली तो कागज़ में हो चुका है, कागज़ में है, लेकिन बिजली का पहुँच है लेकिन लाइट्स नहीं है। ओके। और एम्बुलेंस नहीं है तो खटिया पे जा रहे हैं। पानी पीने का बेसिक फैसिलिटी नहीं है, वाटर नहीं है पीने का। लोग किसी तरह जंगलों से पानी निकाल कर पीते हैं। तो ऐसे जगहों पर जो एंटी नेशनल जो कचरा है, जो गंदगी है, आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि इन लोगों को बरगलाया बहुत आसानी से जा सकता है। ओके। सो सोशल एक्सप्लॉइटेशन की बात करी जाए, एक्सप्लॉइटेशन बाय डोमिनेंट कम्युनिटी टू लोअर कम्युनिटी, एक्सप्लॉइटेशन बाय लैंडलॉर्ड टू पीजेंट, एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ रिलेटेड फाइनेंस एंड लैक ऑफ जुडिशरी फंक्शन इन रूरल एरिया, नो कोर्ट्स। तो एक चीज़ ये भी हो सकता है। एंड पुअर गवर्नेंस की बात करें, लैक ऑफ गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया, अनरिच्ड एरिया, पुअर डेवलपमेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेशन की कमी है, गवर्नेंस की कमी है। ओके। मिसयूज ऑफ पावर बाय पुलिस, करप्शन है, अनरिचमेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट की स्कीम हो नहीं रही है। उसके अलावा लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बाय द ऑक्यूपाइड बाय फैक्ट्री, इंडस्ट्री एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंट डिस्प्लेस्ड एंड लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। फैक्ट्री वगैरह लगती है तो जमीन से हटा दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। उसका रूल को भी प्रॉपर कभी-कभी फॉलो नहीं किया जाता है, कागज़ में किया जाता है, जिसके कारण लोकल लोगों को बरगलाया आसानी से जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा। तो ये एक बात हो जाती है। सो रेड कॉरिडोर
क्या होता है रेड कॉरिडोर पे? अब आ जाते हैं। रेड कॉरिडोर होता है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिस्ट्रिक्ट एडेड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम अफेक्टेड लेफ्ट लिस्ट। छत्तीसगढ़ हो गया, कबीरधाम हो गया। अब खाली हो रहा है कबीरधाम में। मोस्ट ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम जो नक्सलिस्ट है उसको हंट कर दिया गया है। केरला में वायनाड का इलाका जो नेग्लेक्टेड रह गया है, मल्लापुरम हो गया, पालाकाड हो गया, उड़ीसा में बौद्ध इलाका हो गया। तो 30 मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम बिलोंग्स टू झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। So red corridor are mainly area eastern part of the country related to Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Bihar and Andhra Pradesh। अब बात करें एक्सटर्नल फोर्स में क्या हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस जो कोर रीजन कहा जा सकता है, वो कोर रीजन भी एक प्रकार से है एक्सटर्नल फोर्स। इसमें क्या है कि चाइनीज एक्टिविटी, चाइना हमेशा चाहता है कि इंडिया इंटरनल रूप से डिस्टर्ब रहे। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है। आईएसआई और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर नेक्स्ट विंग एक्सट्रीजम को कर रहा है, लेफ्ट विंग को प्रोवोक कर रहा है, कास्ट के नाम पे डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आईएसआई का सिस्टम जो स्लीपर सेल हमारे यहाँ इंडिया में ऑपरेटेड है, इंडिया में जो स्लीपर सेल एक्टिवेट है, उसके कारण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हथियार इन लोगों को कहाँ से आता है, तो नेपाल बॉर्डर से आती है, या बहुत सा ऐसा बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर से इन लोगों को हथियार मिलता है, पैसा मिलता है। बहुत सा जगह जो रीजन रीजन बहुत छोटे छोटे जो ट्राइबल्स रीजन, वहाँ कम्युनिटी जो इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो वहाँ पर भी आईएसआई का पकड़ रहता है। और आईएसआई वहाँ भी इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, लोकल लीडर में क्रिएट करने की कोशिश करता है, ताकि कास्ट बेस पर डिवीजन ज़्यादा हो, कास्ट बेस पर हेड ज़्यादा हो। लोकल ग्रुप्स जो हैं अभी होम अफेयर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में जो छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स हैं जो देश स्तर पर बन चुके हैं और वो कास्ट पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं, स्पेशली दलित पॉलिटिक्स पे, उन लोगों का भी पकड़ कहीं ना कहीं आईएसआई वगैरह से है। और वो लोग भी प्रोवोक कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में डिवीजन हो और लेफ्ट विंग स्ट्रॉन्ग रहे, और लेफ्ट विंग जो है सो जिसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस इंडिया फेस करे और इंटरनल वायलेंस इंडिया फेस करता रहे। तो ये एक इम्पेक्टेड रीजन है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लेफ्ट विंग को जीवित रखने के लिए। भारत में बहुत बड़ा एक काउज है आईएसआई की गंदगी। एंड इंटरनल अनसोशल एलिमेंट जिसको फायदा चाहिए होता है। ओके। एंड ड्रग्स कल्टीवेटर आप देखते हैं, जहाँ नक्सल लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम जहाँ ज़्यादा है, या नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ ज़्यादा है, वहाँ ड्रग की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, अफीम की खेती बहुत अधिक होती है। माफिया गुंडा टाइप सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, माफिया गुंडा टाइप बहुत सा पॉलिटिशियन आप देखोगे जो कल को नक्सली थे, कल को माओवादी थे, और आज जो है सो नेता बनकर बैठे हुए हैं। तो ये जो गुंडा टाइप पॉलिटिशियन है, जो राइट विंग में भी अब शामिल हो गए हैं, लेफ्ट विंग में भी हैं, भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। और कल को ये लोग का अगर इतिहास निकाल कर देखा जाए तो ये लोग बहुत हार्डकोर नक्सली थे। तो गुंडा टाइप पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन तो बनते हैं। तो ये लोग भी रीजन है। एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू नक्सलिज्म, एंड नक्सलिज्म आर येट ओनली सोशल so called so-called social movement, and instead of particular thought could not be exception peaceful. Okay, sorry, could not be accepted in peaceful. It acquired the trinity from mafia and social element and anti-nationalist। आप देखिए कितना अच्छा लाइन मैंने लिखा है, कितना अच्छा वर्ड है। ये कह रहा हूँ कि जो एक्सट्रीम फोर्सेस लाइक चाइनीज एक्टिविटी, आईएसआई, पाकिस्तान इंटरनल अनसोशल एलिमेंट, ड्रग्स कल्टिवेटर, माफिया गुंडा टाइप, so called politician are providing support to Naxalism, okay, and Naxalism are yet only so called social movement। सिर्फ so called सोशल मूवमेंट रह गया, सोशल मूवमेंट जैसा नहीं है कि सामाजिक मूवमेंट है नक्सल, ओके, सो कॉल्ड सोशल मूवमेंट रह गया है। एंड इंस्टेड ऑफ पार्टिकुलर थॉट की जगह जो पहले था, जो भी गलत था, जो कि कुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन पीसफुल सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं कर सकते हैं कि आप लैंड जमींदारों को मार दो, आप उसको मार दो, इसको मार दो, सवर्ण जातियों को मार दो या दलित को मार दो। पीसफुल सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो वो जो पहले का थॉट था वो भी अब खत्म हो चुका है। ओके, अब क्या बचा है? इट एक्वायर्ड ए ट्रिनिटी फ्रॉम, ट्रिनिटी जो है एक्वायर्ड कर लिया है, किसका ट्रिनिटी? माफिया अनसोशल एलिमेंट, माफिया लोगों का जो अनसोशल एलिमेंट है, जो असामाजिक तत्व हैं, ड्रग्स कल्टीवेशन कर रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट जो देश में रह के स्लीपर सेल हैं, जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, जो देश तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। ओके, यू नो वेरी वेल। एंटी नेशनलिस्ट एंड अनसोशल एलिमेंट, माफिया और एंटी नेशनलिस्ट, ये तीनों का ट्रिनिटी बन चुका है ये। Hence, now Naxalism are doing misguiding, brainwash activity and exploiting tribal and poor population। अब क्या कर रहा है नक्सलिज्म? क्या करता है जहां भी बचा हुआ है वो क्या कर रहा है? मिसगाइडिंग एक्टिविटी करता है, मिसगाइड करता है कि ये देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मुख्य धारा से जुड़ने नहीं देता है। एंड ब्रेन वॉश एक्टिविटी करता है। तो ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारा जमीन छीन लिया गया, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, इतना करो, ये करो, तुम्हारा
कानून कुछ नहीं करने वाला है, सिस्टम में कुछ नहीं रखा है, ये सब ब्रेन वॉश एक्टिविटी किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन एक्सप्लॉइट होता है? आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नक्सल में अगर एक्सप्लॉइटेशन अगर हो रही है अभी, तो ट्राइबल्स पीपल की होती है या पुअर पॉपुलेशन की, जो विलेजर्स होते हैं, जो पुअर पॉपुलेशन जिसके पास बेसिक एबिलिटी नहीं है, जो अपने आप को डेवलपमेंट करने की, उनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन उन्हीं का होता है। वो एक चक्कर में पीसे हुए होते हैं, मतलब एक तरफ जब पुलिस सिस्टम है जो नक्सल के मूवमेंट के अगेंस्ट है, एक तरफ वो थे जो जो नक्सल नक्सल प्रवोक करने वाले लोग हैं, और जबरदस्ती आप जनताना सरकार इम्पोज कर दोगे, पुलिस का मुखबिर कह दोगे और मार दोगे। अगर आप बढ़ने की कोशिश करोगे तो पुलिस के मुखबिर करके उन्हें मार दिया जाता है। पुअर पीपल एंड ट्राइबल्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो नेक्स्ट पे अगर बात करते हैं, ओके, अब एक बार देख लीजिए मैप के थ्रू रेड कॉरिडोर और नक्सल इन्फ्लुएंस एरिया कौन-कौन सा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में 70% नक्सल वायलेंस था। अब झारखंड में कम हो चुका है, जहाँ पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से नक्सलिज़्म अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। और कुछ हद तक पश्चिमी सिंहभूम के इलाका में बचा हुआ है। एंड छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ हद तक है, जो अभी ऑपरेशन चल रही है, तो वहाँ अभी खत्म होने के ही आखिरी सांस गिन रहा है। आप देख सकते हैं हार्डकोर नक्सली जो था, हिडमा था, उसको खत्म कर दिया गया है। ओके, ओडिशा में हो गया, एंड आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत रह चुका है नक्सलिज्म, अभी भी है। केरला में बेसिकली अर्बन नक्सलिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। एंड वायनाड और मल्लापुरम पलाकोड एरिया में नक्सलिज्म अभी भी वहाँ पर है। एंड महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में नक्सलिज्म काफ़ी इम्पैक्टेड एरिया था, जो कि अब कम हो चुका है। विशाखापट्टनम था आंध्र प्रदेश में, वहाँ था। तो स्टेट अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म प्रॉब्लम, सो फिगर विद द रेड कॉरिडोर: छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। इनिशिएटिव गवर्नमेंट टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है उस पे फोकस करते हैं। तो इसको एक बबल डायग्राम में दिखाइए या फिर डायग्राम के थ्रू दिखाइए ताकि नंबर ज़्यादा मिले। तो क्या हो सकता है एजुकेशन में क्या हो सकता है? अलग-अलग मिशन चलाना है, जैसे साक्षरता मिशन हो गया, मिड डे मील हो गया, आरएमएसए हो गया, केंद्रीय एकलव्य विद्यालय हो गया, लैंप्स कार्यक्रम हो गया। तो ये सब मिशन जो चलाना है, ये सब जो इनिशिएटिव है, वो एजुकेशन के लिए हो गया। साक्षरता मिशन है कि सभी को शिक्षा पहुँच प्रदान की जाए। मिड डे मील स्कीम हो गई, आरएमएसए स्कीम हो गई, केंद्रीय एकलव्य विद्यालय हो गया, जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए खोला जाता है, स्पेशली ट्राइबल्स बेल्ट में, जहाँ पर बेसिक फैसिलिटी दी जाती है, रहने की फैसिलिटी दी जाती है, और शिक्षा प्रदान की जाती है। लैंप्स हो गया, लैंप्स कार्यक्रम हो गया। अ, उसके बाद समाधान हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, ये क्या चल रहा है? स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इन एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, वा सॉरी, समाधान इनिशिएटिव क्या है? स्मार्ट लीडरशिप हो गया, एग्रेसिव स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, ओके, okay, and awareness technology, action plan according to circumstances, no access to finances to finance financing। तो समाधान क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या क्या होता है? स्मार्ट लीडरशिप को डेवलप करना है नक्सल के अगेंस्ट, और एग्रेसिव स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, किस तरह से नक्सल को हंट किया जाए, किस तरह से नक्सल को खत्म किया जाए। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग करना है, मोटिवेशन लोकल कम्युनिटी को मोटिवेट करना है। आपने देखा होगा ऑपरेशन जो था कुछ दिन पहले चला था, नक्सली के खिलाफ फलवा जुडू मूवमेंट था। एंड नक्सली के खिलाफ जो मूवमेंट चलती है ट्राइबल्स लोगों का, उन लोगों को ऑपरेशन को मोटिवेट करो और उन लोगों को उनके खिलाफ ट्रेनिंग दो। ओके, एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को काफ़ी एक्शनेबल करना है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ नक्सल कॉरिडोर है, अभी नक्सल कहाँ पर मूव कर रहे हैं, नक्सल के कौन से लीडर, उसको उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो ये सब हो सकता है। डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई एंड वायरनेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी इम्पैक्ट करना है। एंड एक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, जैसा सर्कमस्टांस है वैसा सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान लेना है। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी देखिए ट्राइबल्स लोगों को और बेसिकली वहाँ के लोकल लोगों को, जो कल तक नक्सली के इन्फ्लुएंस में थे, अब उन्हीं को ट्रेनिंग करके नक्सली के अगेंस्ट किया गया है, और नक्सली से लड़ने के लिए वो लोग ही जा रहे हैं खुद लोग। तो ये सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग प्लान बनाया गया है। एंड नो एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, अभी आप जो नोटबंदी जो हुआ उसमें नक्सलियों की कमर टूट गई। बेसिकली होता क्या था कि पाकिस्तान के आईएसआई से प्रमोटेड जाली करेंसी जो भारत में आती थी नेपाल बॉर्डर के थ्रू, ओके, एंड भारत में भी ऐसा था कि जाली करेंसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था, एंड ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा था, और लोगों का पहुंच नक्सल के पास था, और नक्सल ये लोगों का इसके थ्रू नक्सल को फाइनेंशियल सपोर्ट था, और वो लोग आम थे, एमुनिशन सब कुछ खरीद रहे थे, बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास ये पावर आ चुकी थी। अब जैसे ही नोटबंदी हुआ, नक्सल की कमर तो आधा टूट गई। नोटबंदी हुई, फाइनेंशियल जो भी फ्रॉड चल रहा था वो रुका, आईएसआई का एक्टिविटी खत्म हो गया, नोट के रिगार्ड में जो भी वो लोग कर रहे थे प्लान। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का तो बर्बादी हुआ ही, भारत में जो नक्सली की जो स्ट्रेंथ थी वो टूट गई।
ओके, फाइनेंसिंग। तो इस तरफ से ये सब वे है, प्लान है ऑपरेशन समाधान में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है। एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाएगी तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, मॉडर्नाइजेशन करना है पुलिस फोर्सेस को। सिविक एक्शन प्लान, मीडिया प्लान, सरेंडर, सिविक एक्शन प्लान हो गया, सिविल एक्शन प्लान हो गया, एंड मीडिया प्लान, मीडिया का भी प्लान करना है। तो अभी देख सकते हैं एक पत्रकार था, छत्तीसगढ़ का, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसको बहुत ब्रूटल तरह से मार दिया गया। लेकिन वो पत्रकार बहुत अच्छा पत्रकार था जो नक्सल के खिलाफ या नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड कवरेज करता था। सो बस्तर जंक्शन करके कोई चैनल चलाता था, तो वो हो सकता है, वैसा ऐसा हो सकता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स को लेटेस्ट विपनरी प्रोवाइड करनी है। ओके, और जो भी मिला हुआ है ड्रोन टेक्नोलॉजी, अब जो आया ड्रोन और एरियल सपोर्ट, एविएशन सपोर्ट मिल रही है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, नाइट व्यू गूगल लेंस, नाइट व्यू लेंस एंड जो भी अभी जवानों को मिला है अभी लेटेस्ट वेपन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके कारण वो लोग काफी हद तक नक्सल को हंट करने में सफल रहे हैं। और जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, यानी जवानों का हानि है, तो बहुत कम जवान अभी शहीद हो रहे हैं पिछले के मुकाबले। तो ये एक अचीवमेंट है। सो सरेंडर के लिए प्लान बनाना, सरेंडर के लिए नक्सल पॉलिसी बनाना। सरेंडर पॉलिसी में बहुत नक्सल अभी सरेंडर कर रहे हैं, उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड कोबरा बटालियन जो भी इंगेज है वार में नक्सल के खिलाफ। ओके, एंड फलवा जुडू मूवमेंट तो आपको पता ही बता ही दिया। डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप लिख सकते हो रोड रिक्वायरमेंट प्लान। ओके, रोशनी स्किल डेवलपमेंट करना, रोशनी में सिविल एक्शन प्रोग्राम, एंड प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय योजना, एंड केंद्रीय विकास योजना, एंड स्किल डेवलपमेंट, भारत निर्माण, ये सब। और ये प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना हो गया, केबीसी हो गया, एंड रोड रोशनी प्लान हो गया, सिविल एक्शन प्रोग्राम हो गया, मनरेगा वगैरह सब इसमें आती है। मनरेगा के थ्रू भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है। पीएम के वी वाई के थ्रू हो रही है। एंड स्किल डेवलपमेंट अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है, साक्षरता मिशन चल रही है, गाँव गाँव इलाका में कंप्यूटर ट्रेनिंग हो रही है। और भी बहुत सा ट्रेनिंग एग्रीकल्चर को लेकर स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि बेस्ट खेती किया जा सके, बेस्ट एग्रीकल्चर किया जा सके, और जो आउटकम है वो अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। भारत निर्माण प्रोग्राम हो गया है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सब डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट करना, ऑपरेट करते रहना, प्रॉपर वे में ऑपरेट करना, नए नए प्लान लाना, तो ये सब हो सकता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम को कम करने और खत्म करने के लिए। सो फाइनल कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? तो फाइनल कंक्लूजन पॉजिटिव आउटकम देना है। आपको पता है कि ऑल्दो इट इज अ फैक्ट दैट नेशनलिज्म लाइक ट्रेजेडी डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू सोशल इशू के कारण डेवलप्ड हुआ है इंडिया में, एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, टुवर्ड अनरिच एरिया। तो अनरिच एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं पाया, एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच नहीं हो पाई, तो उसके कारण हो गया। एंड but now nationalism not remain a social justice extreme movement, but it form the face of misguided movement operated by unsocial element and anti-national people। सिंपल सी बात है। अब तो सोशल मूवमेंट रहा नहीं, मिसगाइडेड एलिमेंट और अनसोशल एलिमेंट और एंटी नेशनल पीपल का मूवमेंट होकर रह गया है। ठीक है, विद सपोर्ट ऑफ माफिया एंड एक्सटर्नल इंटिटीज, माफिया और एक्सटर्नल इंटिटीज, आईएसआई वगैरह जो भी है, चाइनीज चाइनीज और आईएसआई का जो भी गठजोड़ है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड ऑल रिजल्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डिप्राइव्ड पीपल। सबका रिजल्ट क्या हो रहा है? डिप्राइव्ड पीपल का एक्सप्लॉइट करना है। देयरफॉर गवर्नमेंट शुड टेक बोथ अप्रोच, इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी करिए विद एलिमिनेशन ऑफ सोशल एंटी सोशल एलिमेंट। तो जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको भी खत्म करो, और इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी करो। तो आप देख सकते हो काफी हद तक गवर्नमेंट का टारगेट है 2026 तक एलिमिनेट करना, तो काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। बहुत सा ऐसा ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी रेड कॉरिडोर बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड था, अब जो नक्सलिज्म था उस एरिया में डेवलपमेंट के कारण, पहुंच के कारण, 5G पहुंच के कारण, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के कारण, गवर्नमेंट के एक्शन के कारण काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब उस एरिया में सिर्फ थॉट प्रोसेस में रह चुका है नक्सलिज्म, और वो लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो ये चीज़ को कंटिन्यू रखना ही जरूरी है, और इस मूवमेंट को कंटिन्यू जहाँ से जल्द अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस पे काबू पाएंगे तभी इंडिया डेवलप कर पाएगा। तो ये हो सकता है कंक्लूजन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सपोर्ट एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट, ये सही है तो हमारा आंसर जो भी प्रोसेस मैंने बताया। चलिए, जय हिंद सभी को।